अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 FAR 2 आखिरकार पहुंच गए आप। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं आज। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा अच्छा जी, एक दो बातें जो जहन में आपने रखनी है, ठीक है। पहली बात तो ये है जी कि वैसे तो अब माशाल्लाह से FAR 1 का पर्चा भी ओपन बुक हो गया, ठीक है, लेकिन आप लोगों की हद तक तो था नहीं। अब तो आपके लिए तो ये हिस्ट्री हो गया ना FAR 1 इंशाल्लाह, ठीक है। उमर भाई आवाज़ सही आ रही होगी इनको? चलें ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आईकैब की वेबसाइट पे जाके अपने IFRS परचेज कर लेने, ठीक है जी। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि फ़िज़िकली जाकर ये ख़रीदे नहीं जा सकते, ये ऑनलाइन पब्लिकेशंस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल होंगे, आप ये बाय कर लीजिएगा। किसी ने बाय किए हो इस दफ़ा? लास्ट टाइम किए हो? ठीक है, ये मेरे ख्याल में कोई अराउंड 3000 ये आएंगे। 2 को बर्गर आप अपने सेक्रीफाइस करेंगे तो ये आ जाएंगे। लाजमी ले लें, ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। आप क्वालिफाई भी कर लेंगे ना, थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं तो जब तक चेंजेस आएंगी तो नए लेने के काबिल भी आप हो चुके होंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाले एटलीस्ट आपकी पढ़ाई के ज़माने में तो आपके साथ ही रहेंगे, फाइनल में भी यूज़ होना है। और आप क्वालिफाई कर भी लें तो आपकी टेबल पे ये 4 चीज़ें तो मौजूद ही होती हैं। स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके पास टैक्स का लॉ पड़ा होता है, कंपनीज एक्ट पड़ा होता है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, साथ साथ रहनी है। तो सबसे पहला काम आपने IFRS खरीदने। उसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे। इतना को बड़ा वो बंडल बनेगा, घर वालों पे सही प्रेशर पड़ेगा, तो बच्चे बड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है जी। ये असल में FAR 1 वालों को भी थोड़ी सी बात करनी है इस पर, तो आपके साथ भी कर लूँगा, तो उनके साथ भी ये बात फिर जो है वो शेयर हो जाएगी। पार्ट बी और सी कब यूज़ करने हैं, किस वक्त करने हैं, क्या है उसके अंदर, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए के अंदर आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, ठीक है जी। और बेसिकली ना उसने पार्ट ए को भी फिर 2 पार्ट्स के अंदर किया हुआ है, पार्ट A1 और A2। कोई IFRS पढ़ा आपने आज तक? कौन सा? यस सर वालों, कौन सा? मुझे पुराने लग रहे हैं, कोई पिछले साल वाले 6 महीने पुराने ने तो कोई नहीं पढ़ा हुआ। FAR 1 के अंदर कोई IFRS नहीं है, हाँ IAS पढ़े हैं हमने, ठीक है। IS 2 पढ़ा इंट्रो में, ठीक है। IS 16, IS 20, 23, 36, 40, ये IAS आपने पढ़े हुए हैं। और FAR 2 के अंदर 2 IFRS हैं हमारे सिलेबस के अंदर, IFRS 15 है और 16 है, ठीक है, 9 भी है। अच्छा देख लेते हैं। 12 पार्ट A1 के अंदर स्टैंडर्ड वाला इन्होंने जो है वो IFRS को रखा हुआ है, ठीक है जी। और पार्ट A2 के अंदर IAS है। फर्क क्या है? पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम होता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब इसी को बदल के उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कर दिया है, ठीक है। तो जो नए स्टैंडर्ड्स अब आ रहे हैं वो IFRS के नाम से आ रहे हैं। जो पुरानों को रिप्लेस करके नए आते हैं या ऑल टुगेदर नए आते हैं तो वो IFRS के नाम से आते हैं, ठीक है। तो आपने अपने IFRS खरीद लेने हैं, ठीक है। ओपन बुक पेपर है, जो स्टैंडर्ड हम पढ़ा करेंगे अब, ठीक है, उस स्टैंडर्ड में जो रेलेवेंट पैराज हैं वो किताब के अंदर भी लिखे होंगे, लेकिन साथ के साथ आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड की जो है वो मैं ज़ियारत करवाता रहूँगा कि जो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ रहे होंगे वहाँ पे मौजूद हैं। हेल्प कितनी को मिलती है, ये FAR 1 के बच्चे पूछ रहे थे। आप लोगों के लिए भी चूँकि ये पहली चीज़ नई चीज़ ही है, तो मेरे ख्याल में 5 से 10% हेल्प मिल जाए तो बड़ी होती है। 10 भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। कि आपको कोई MCQ आ गया, एज इट इज़ कोई डेफिनेशन आ गई को आपको लिखनी पड़ गई है, बस इतना की हेल्प हो सकती है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोई प्रैक्टिस आप लोग कर लेते होते हैं, हम मिलजुल के इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड खोलने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्टैंडर्ड्स को हम खोल के बहुत सारी हेल्प ले रहे होते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड्स को ख़रीद भी लीजिए, इनको यूज़ करने का तरीका भी हम सीख लेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अगली बात है ग्रेड की, सिलेबस की, तो वो इंशाल्लाह हम साथ के साथ करते रहेंगे, उसकी कोई हमें जल्दी नहीं है, ठीक है। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोडक्शन। आपस में हमने क्या करना है, उमैर शराज मेरा नाम है, आपका नाम मुझे याद ही नहीं रहा, देखो होता ही नहीं है, सारा सेशन आप लोगों ने मेरे साथ ही पढ़ा था, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ चेहरे मुझे याद होते हैं, बिल्कुल चेहरे दिखाने मेरा बच्चा है, ठीक है। लेकिन गुजरांवाला वाले का जो मुझे नाम याद है ना, वो गुजरांवाले वाला ही याद है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह हम अपने सब्जेक्ट का ही लेंगे आज, और आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। टाइम इतना होता कोई नहीं, एक दिन वैसे मुझे ज़रा डिले करना पड़ा क्लास को, ठीक है, तो एक दिन पहले ही हम डिले में आ गए हैं। और फिर बीच में ईदैन भी आ रही हैं, इसमें
सेशन में, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं है। सलाम दुआ हो गई, बस पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे IAS 38। ये मैंने खाली सफ़र रखा है सिर्फ अपने लिखने के लिए, ठीक है जी। नोट्स मैंने आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में दे दिए हैं और मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कॉपी हो रहे हैं कुछ बच्चों के, अभी आ जाते हैं। नोट्स के आने से पहले बातें कर लेते हैं, जब नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तब तक आप लोगों के पास होंगे नोट्स इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ानी नोट्स से ही है आज, ठीक है। कल फिर मैं इंशाल्लाह सॉफ्ट में भी आपके सामने ओपन कर लिया करूँगा फाइल, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है जो हम यहाँ पर करेंगे वो है IAS 38। इतना आसान है कि आपको क्या बताऊं। अच्छा, एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? जिससे फ्यूचर में बेनिफिट आए। अच्छा, ये भाई मेरे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, इनसे मुझे फ्यूचर में फ़ायदा आएगा, एसेट है मेरा। क्या मतलब? कॉस्ट कहने भैया, इंपॉर्टेंट थिंग इज आप भूल रहे हैं बचपन की इंट्रो की डेफिनेशन। इंट्रो की डेफिनेशन में कहा जाता था आपसे, इंट्रो FR1 की बजाय FR2 में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन उससे परेशान नहीं होना आपने, वो सारा कुछ अब आप FR1 करके ना आप ऑटोमेटिकली इंट्रो कवर कर चुके होते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो एसिड की डेफिनेशन हमने जो पढ़ रखी है ज़िंदगी के अंदर, वो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आप सुन लें, ठीक है। वो क्या है? अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। बेसिकली ये जो ओन्ड का लफ्ज़ है ना, दरअसल इसके पीछे जो लॉजिक है वो कंट्रोल की होती है। ओन्ड का मतलब कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में चीज़ है तो हम कहेंगे कि जी ये हमारा एसेट, ठीक है। अब एम्प्लॉय को आप ये जो कॉलेज वाले कहें कि जी ये उस्ताद हैं, ये कैमरामैन हैं, नीचे ऑफिस बॉयज़ हैं, ये सारे के सारे हमारा एसेट हैं, तो हम जाकर उन्हें कहेंगे कि जी आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप बेशक हम पे जितना खर्चा करते रहें, हमें ट्रेनिंग दें, हमें सब कुछ करें, लेकिन हम कल को जो है वो यहाँ से चले जाएं तो आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हमारे पे आपको कंट्रोल नहीं है तो हम आपके एसेट नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चार बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दो कायदाबाद वाले, इन दो को भी साथ मिला लें और कहें कि यार ऐसा है, क्लास के बाद ये नीचे से बेंच खोलो, ये घर ही ले जाओ, हम घर पे भी यही बेंच रख के पढ़ेंगे, ये लेकर निकलने लगेंगे तो गार्ड इनको रोक लेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल है, वो कहेंगे कि ये हमारा एसेट है, इस पर हमारा कंट्रोल है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या है, ठीक है। तो ये भाई साहब टेंजिबल हैं, मैं टेंजिबल हूँ, कैमरा वाले भाई टेंजिबल हैं, ठीक है। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जो नज़र आ रहा है, जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन हमारे ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए उसका हम जो है वो एसेट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये पता हमें कि एसेट क्या होता है, ठीक है। तो एसेट क्या है जी? आपके जो नोट्स हैं, इन नोट्स में अब इंशाल्लाह कल मैं आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड ओपन करके दिखाऊंगा। पेज 1 जो आप ओपन करते हैं तो पेज 1 के अंदर स्कोप वाले पैरा को छोड़ के अगले पैरा पे आए, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे रेफर किया गया है पैरा 8। यानी आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड जब ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके सॉफ्ट में दिखा दूंगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन आपको अपने स्टैंडर्ड्स भी खरीदने हैं ताकि आप फिजिकली भी उनको खोल के देख लें। जब आप पार्ट ए के A2 में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स होंगे तरतीब से, IS 2 होगा, इस तरह से तरतीब से 16 पहले आएगा, फिर 23 आएगा, 20, 23, फिर 36, तो फिर 38। तो 38 जो होगा वो आगे जाकर आपके स्टैंडर्ड आ रहा होगा, जिसमें आप जब ओपन करेंगे स्कोप पैरा के बाद, तो पैरा 8 के अंदर डेफिनेशंस होंगी, यही डेफिनेशंस वहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये ओपन बुक होता है बस। अब आपसे वो डेफिनेशन इसीलिए फिर वो पूछेगा भी नहीं कि ये डेफिनेशन मुझे लिख के दे दो, क्योंकि उसे पता है कि ओपन बुक उन्होंने खोल के लिख लेना है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कुछ हेल्प लेनी पड़ जाए कभी को, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने भी यही लिखी हुई है। उन्हें पता था कि बच्चा IS 16 में टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ के तो आया है, लेकिन हो सकता है उसको यही भूल गया हो कि ये एसेट है या नहीं है। तो हमने पहली बात ही यहीं से क्लियर कर ली कि एसेट वो जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो। भाई ये अब हैबिट वालों की ये पिक्चर सही है, अब जिसने भी चेंज किया ये ज़्यादा अच्छी आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी इस कैमरा को ना थोड़ा दरमियान में भी करना है कल हमने। अच्छा चलें, उससे ज़रा बात चल रहे हैं ना, ज़रा 1-2 दिन लगेंगे, आप लोगों से भी माजरत थोड़ा बहुत जो आप लोगों को तंगी हो रही है। अच्छा,
तो सबसे पहली डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने क्या लिखी है, एसिड की। एसिड क्या है जी, एसिड क्या, कितने बच्चों की एक्सेस में ही नोट्स नहीं है, एक्सेस में ही नहीं है, ज़रा फिलहाल बांट लें आगे, ज़रा पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली डेफिनेशन लिखी हुई है ऑनलाइन वाले बच्चों के पोर्टल पे, ये चैप्टर इसी तरह से अपलोड हो जाएगा। असल में बुक के बारे में क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं करते रहना, क्लास में भी आके और ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी, ठीक है। बुक्स जब आ जाएंगी आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। या आई कैप ने ना एन मौके के ऊपर अपनी बुक नहीं दे दी है, उसके अंदर सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ लेकिन बुक के अंदर पैराज जो हैं वो काफ़ी मतलब नए आ गए, कुछ हट गए, कुछ चेंजेस आ गई थी। तो इस वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 15 एक दिन तो कम से कम 15-20 दिन में ही बुक आप तक पहुंचेगी। लेकिन ये चैप्टर जो है ये उस हिसाब से देखकर चेंज करके आपको प्रोवाइड कर दिया गया। तो जब तक बुक नहीं मिलेगी तब तक आप लोगों को ये हार्ड फॉर्म में मिलता रहेगा और ऑनलाइन वाले बच्चों को PDF फॉर्म के अंदर अपलोड हो जाएगा, वो प्रिंट निकलवा सकते हैं, कहीं से निकलवा लें। लेकिन अनअवॉइडेबल है सर्कमस्टांसिस के अंदर, ये थोड़ा सा डिले आ गया, ठीक है। बिल्कुल आपको शायद पता लगा ही होगा, 1-2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आई के अपनी कुछ बुक्स जो हैं वो दे दी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है। तो बुक्स का क्वेश्चन आपने नहीं करना कि बुक कब आ रही हैं, बुक्स नहीं आएंगी, बुक्स कब आएंगी, तो जब आनी है आपको बता दिया जाएगा। जब तक बुक्स नहीं आएंगी तब तक बुक्स की जगह पे जितनी ज़रूरत है, जैसे ये चैप्टर पूरा आपके सामने अवेलेबल है, ऐसे आपको चीज़ें अवेलेबल की जाती रहेंगी, ठीक है, ओके। अच्छा चलें जी, बात याद आ गई थी बीच में, पहला दिन है ना, बहुत सारी बातें भी याद आ रही होंगी। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इंशाल्लाह देख लेते हैं, किसी एक दिन को हम रख लेंगे जूम सेशन जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करेंगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको पीयर्स और टीएस जो अवेलेबल होंगे। बहरहाल उस पर नज़र मैं फिर भी रखूँगा, ये अंदर की बात है कि अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे तो उनको भी मैं जूम सेशन के अंदर टेकअप कर लूँगा। फ़िलहाल वीक के अंदर एक जूम सेशन रखा है, ये ज़रूरत महसूस होने पर कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो देख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा डेफिनेशन से वापस आते हैं, भाई उनके साथ भी बात करनी होती है ना। अच्छा एसिड क्या है, एसिड इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर। पास्ट इवेंट क्या होता है, पास्ट इवेंट क्या होता है, ये प्रोजेक्टर हमने खरीदा, ये पास्ट इवेंट था, खरीदना, ठीक है, हमारी ओनरशिप में आ गया, हमारे कंट्रोल में आ गया और फ्यूचर में हमें इससे फायदा आना है, तो ये एसेट है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो पास्ट इवेंट क्या होता है किसी भी एसेट के लिए, वो जो कह रहे हैं कि एंटिटी के कंट्रोल में आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, क्या मतलब, ओ यार खरीदने गए थे, एसेट खरीदा, ये पास्ट इवेंट है, खरीदना पास्ट इवेंट था, खरीदने से हमारे कंट्रोल में आ गया, अब कंट्रोल में आने के बाद ये फ्यूचर में हमें फायदा देगा, दिस इज एन एसेट, ठीक है, तो सही है। अगली बात है जी इंटेंजिबल। पहले इधर देख लें फिर डेफिनेशन वहाँ से पढ़ लेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली IAS 38 डील करता है एसेट्स से नहीं, टेंजिबल एसेट्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं, IAS 16 आपने बड़ी तफसील से पढ़ा था, सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसी टॉपिक के अंदर लगा था, ठीक है। IAS 16 के अंदर टेंजिबल एसेट्स को हमने देखा था, ऐसे एसेट्स जो हमारे हम उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे सामने पे, ठीक है। आसान बहुत है, कुछ एक चीज़ें इसके अंदर हमने देखनी है, वरना ये इतना आसान टॉपिक है, ठीक है, कि जब हमने इसका नोट बनाने लगना है तो नोट भी IAS 16 जैसा हो, ठीक है, वहाँ डेप्रिसिएशन थी तो यहाँ अमोर्टाइजेशन आ रही होगी, ठीक है। लेकिन इन सारी बातों पे इंटेंजिबल एसेट्स को प्रॉपरली करने के ऊपर तो शायद अब हम कल बात करेंगे। आज थोड़ी सी इंटेंजिबल की मैं बस डेफिनेशन आपको समझा दूं, उसके बाद फिर हम थोड़ा हल्की आंच पे आज पढ़ना है, पहला लेक्चर है, क्योंकि आप लोग आज पूरी तैयारी से भी नहीं आए होंगे, कुछ बच्चों ने कहा होगा इंट्रोडक्शन होगा, हालांकि इनको समझना चाहिए था कि शक्लें भी वही मुझे नज़र आ रही हैं सारी, मैंने क्या इंट्रोडक्शन करना है, मुझे यूँ लग रहा है कि इंट्रो प्लस R1 या R1 वाली क्लास के अंदर मैं फिर आ जाऊँ, ठीक है ना। तो क्या इंट्रोडक्शन होता है, पढ़ाई होनी है। तो इंशाल्लाह हम IAS 36 को आज रिवाइज कर लेंगे, इम्पेयरमेंट इसमें यूज़ होना है। FAR 1 में पढ़ के IAS 36 भूल गए होते हैं आप, तो उसको हम एक सवाल करके सारे को रिवाइज कर लेंगे। सवाल भी इंशाल्लाह वही होगा जो हमने FAR 1 में किया था बेसिक में, क्योंकि वो सवाल मैंने इसी किताब से उठा के वहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी, हमें थोड़ा सा यूँ लगेगा कि कंफर्टेबल हैं हम, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ें पुरानी वाली यूज़ होनी है वो इंशाल्लाह पुरानी वाली पड़ी हुई ही आपके सामने आ रही होंगी, नई चीज़ें साथ साथ ऐड ऑन होती जाएंगी, ठीक है। तो ये एक अकाउंटिंग तो चलती है, ऐसे इंट्रो में जो पढ़ा हुआ है FAR 1 में आ रहा है, फिर आपने तो इकट्ठी कुछ बच्चों ने पढ़ ली, फिर FAR 1 का जो पढ़ा हुआ है वो FAR 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही होती है, आपको यूँ लग रहा होता है जैसे वह वही काम कर रहे हैं बट टॉपिक्स कुछ नए ऐड हो गए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इंटेंजिबल की डेफिनेशन के बाद हम
फिर इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ देंगे और फिर हम IAS 36 को रिवाइज करके आज की क्लास को रोक देंगे। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, इंटेंजिबल एसेट जो है उसकी डेफिनेशन में स्टैंडर्ड ने कहा है कि 3 निशानियां होनी ज़रूरी हैं। एक तो वो आइडेंटिफिएबल हो। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? कोई एग्जांपल तो बताएं मुझे, इंटेंजिबल में किए जा रहा हूँ, कोई एग्जांपल। हाँ, सॉफ्टवेयर। ये जो पीछे चल रहा है ये वन नोट जो चल रहा है ये एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को आप बस, ये वन नोट है, इसके सामने चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ पड़ा है, कहाँ नजर आ रहा है आपको कुछ, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट है सॉफ्टवेयर। ऐसे ही कोक बनाने वालों के पास जो कोक बनाने का फॉर्मूला है वो उनका इंटेंजिबल, ठीक है। बस 2 काफ़ी हैं, फिर गुडविल भी आएगा, पेटेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। अभी फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस ने जाकर कहा कि जी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो कोक वालों ने कहा हमारे पास भी एक फॉर्मूला है। क्या मतलब? आइडेंटिफिएबल है, सॉफ्टवेयर है, सही, हम टच नहीं कर सक रहे, है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ना, ठीक है, ये आइडेंटिफिएबल होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वाले कह रहे हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल है, कोक वाले कह रहे हैं हमारे पास फॉर्मूला एक इंटेंजिबल है, बिल्कुल है। दवाइयों वाले कह रहे हैं पेटेंट हमारा एक इंटेंजिबल, हमने दवाई डेवलप की है, ठीक है। तो आइडेंटिफिएबल होना सबसे पहली शर्त है इंटेंजिबल के लिए कि ये क्या होते हैं जी, आइडेंटिफिएबल, ओके। उसके बाद सबसे अहम दूसरी शर्त इसकी है कि ये नॉन मॉनिटरी होते हैं। नॉन मॉनिटरी का मतलब बड़ी तफसील से हम देखेंगे, IAS 21 हमने पढ़ना है, फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड, उसके अंदर हम बड़ी तफसील से मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी एसेट्स को बाइफरकेट करेंगे। लेकिन बात बड़ी आसान सी है। मेरा सवाल आपसे, लैंड अगर हमारी ओनरशिप में है, हमारा फिक्स एसेट है कि नहीं है? कंट्रोल में है, फिक्स एसेट है, क्या ये मॉनिटरी एसेट है? बड़ी तफसील आएगी इसकी, 2 टॉपिक्स के अंदर हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करनी है, IAS 21 में भी और IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जब टॉपिक के अंदर जाएंगे वहां पर भी हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बड़ी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस जो कि अनकॉमन होती है उसी का सवाल पूछ रहा हूँ कि लैंड जो है, एक ओनरशिप में हमारे एक लैंड है, हमारे कंट्रोल में है, हमारा फिक्स एसेट है, क्या ये मॉनिटरी एसेट है या नॉन मॉनिटरी है? लैंड इटसेल्फ नॉन मॉनिटरी है, ठीक है। हाँ, इस लैंड को बेच दें तो कैश आ गया, तो ये कैश इटसेल्फ एक मनी तो खुद मनी ही है ना। और अगर कैश नहीं आया बल्कि कैश उसने कहा बाद में दे दूंगा, तो ये रिसीवेबल भी क्या है? राइट टू रिसीव कैश, तो ये भी क्या बन जाता है फिर? मॉनिटरी एसेट। बड़ी तफसील से बात करेंगे IAS 21 के अंदर, फिलहाल थोड़ा उधार कर लें, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि इंटेंजिबल जो है ये मनी या लाइक मनी कोई चीज़ नहीं होती, ये नॉन मॉनिटरी होता है। जैसे लैंड नॉन मॉनिटरी है, बिल्डिंग नॉन मॉनिटरी है, इक्विपमेंट नॉन, प्लांट एंड मशीनरी नॉन मॉनिटरी है एसेट्स इटसेल्फ ये नॉन मॉनिटरी हैं। हाँ, इनको बेचने से जो कैश आ गया हमारे पास, वो कैश मनी इटसेल्फ मॉनिटरी है। या पैसे नहीं आए, राइट टू रिसीव कैश आ गया, तो वो रिसीवेबल भी मॉनिटरी एसेट कहलाता है। तफसील से बात करेंगे, ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही, ठीक है। तो दूसरी शर्त इंटेंजिबल के लिए क्या है? पहली शर्त आइडेंटिफिएबल हो, दूसरी नॉन मॉनिटरी हो, और तीसरा इसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्योंकि अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस हो तो वो तो पहले ही टेंजिबल में हमने पढ़े, आइडेंटिफिएबल भी होते थे, ठीक है, नॉन मॉनिटरी वो भी होते थे, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी। तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। यार ये मसले का हल हर क्लास में ही नहीं होता, बार बार हो रहा है आमिर भाई, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे बहुत, ठीक है। आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी भी हो, प्लस अगर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम उसे कहेंगे एसिड तो है लेकिन कौन सा? इनटांगिबल, ठीक है जी, ओके, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जरा पढ़ें, डेफिनेशन पढ़ें जरा। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस या एग्जिस्टेंस, एक ही बात है, ठीक है, फिजिकल सब्सटेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओके। अच्छा, चलें जी, मेरे ख्याल में डेफिनेशन इतनी काफ़ी हैं। ये अगली डेफिनेशन जो है कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट, डेप्सिएबल अमाउंट, ये पढ़ी हुई भी हैं आपने कहीं ना कहीं, ये इंशाल्लाह भी रिवाइज भी कर लेते हैं, कोई चीज़ों का इनका मसला नहीं है। पैरा 8 किसी के पास अगर खुदा ना खास्ता स्टैंडर्ड तो वो उनको ओपन करेगा, पैरा 8 के अंदर यही डेफिनेशन एज इट इज़ लिखी हुई वहाँ पर भी मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल इन डेफिनेशंस को छोड़ें
और पेज नंबर, मैंने कहा पेज नंबर, कौन से पेज पे जा रहे हैं मैं बताऊंगा तो जाएंगे ना, हद हो गई है। पेज नंबर आगे परसों पलट रहे हैं। पेज नंबर, जुनेद खड़े हो जाओ तुम। पेज नंबर, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो, बैठ जाओ फिर। हाँ जी 45 पे आ जाएं। जी क्वेश्चन 1 IAS 36 की रिवीजन है। देखें क्वेश्चन में शायद फिगर्स बस बदल गई हों, वरना क्वेश्चन बड़ा मिलता जुलता है। आपको FAR 1 के अंदर इस जैसा क्वेश्चन मिलेगा। रिक्वायरमेंट को अभी छोड़ें, रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे, हो सकता है रिक्वायरमेंट से कहीं आगे हम निकल जाएं। ठीक है, तैयार हैं? IAS 36 याद है? जिनको नहीं याद उन्हीं को याद कराने के लिए ये सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, कितना टाइम रहेगा हमारी क्लास में लीगल वाला? बड़े हैं 45 मिनट में इंशाल्लाह ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से वाले माइक की आवाज है? इस वाले की? ये आवाज उन बच्चों को जानी है, तो फिर तो मैं आहिस्ता नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूं मैं। हम माजरत कहाँ हैं? अच्छा जी, ये उधर से मसला है भाई, मेरा कोई मसला नहीं है। मैंने आवाज़ कम कर ली, मजाक कर रहा था। ठीक है, सही कर लें उधर से। अच्छा जी, IAS 36 के अंदर भाई आपको आवाज़ बहुत कम तो नहीं हो गई? आ रही है आवाज़? बहुत कम आ रही है आवाज़, थोड़ी ऊंची करें जी। अभी आवाज़ सही आ रही है? अभी 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 ऊंची करें ना थोड़ी सी, नहीं हो रही? यहाँ से फुल है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलें, छोड़ें जी, गुजारा करें आज। ये प्रॉब्लम भाई को और ही है वैसे। चलें, क्या कहते हैं पश्तो में गुजारा करने को क्या कहते हैं? गुजारा कहो। पॉज करें ज़रा, माजरा जी थोड़ा पॉज करवाना पड़ा, हमारे माइक का मसला आ रहा था। अच्छा जी, पेज 45 नोट्स का है, इसमें क्वेश्चन 1 है IAS 36 की रिवीजन। अ कंपनी परचेज अ बस कॉस्टिंग 500 ऑन यकम जनवरी 2013। अच्छा जी, यकम जनवरी 2013 को एक बस खरीदती है कंपनी, कितने की जी? 500 की। आगे है जी सवाल के अंदर लिखा हुआ इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years। यूजफुल लाइफ ये क्या भला होती है जी? इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, FAR 1 में भी बताया जाता है, लेकिन आप इंट्रो में भी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, फिर 1 तक आते आते यहाँ पे फिर भूल गए होंगे, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ जी। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इन विच एन एसेट कैन बी यूज्ड एंड दिस एसेट विल नॉट बी यूज्ड आफ्टर दिस पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि यूजफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि वो एसेट इतने साल चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि एसेट को इतने साल इस्तेमाल करना इस ऑर्गेनाइजेशन की नीयत है, इंटेंशन है। ठीक है, जिस बात का बेटा आप बात कर रहे हैं जिसकी, उसको कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है, कहीं फिर इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे अगर करना पड़ा तो। इकोनॉमिक लाइफ ये है कि वो बस अगले 30 साल तक कहीं नहीं जाने लगी, चलेगी। अभी यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद के रूट पे चल रही है, फिर सियालकोट के रूट पे चलने लग जाएगी, और फिर जो है वो किसी कंपनी ने अपने स्टाफ के लिए ले लेनी है, वो बस ऐसे शहर के अंदर चलने लग जाएगी, चलती रहती हैं गाड़ियाँ। ठीक है ना, इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है मैन्युफैक्चरर ने उसको जो बनाया उसकी नीयत थी कि ये 25-30 साल कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके अंदर जिन्होंने ये बस खरीदी है, ये 25 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ थी। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ नियत की है कि 5 साल इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बेच देंगे।
तो जो जो इंटेंशन है बिजनेस की एसेट को इस बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए जितना अरसा, वो अरसा कहलाता है यूजफुल लाइफ। तो फॉर अकाउंटिंग पर्पस हमारे लिए रेलेवेंट हमेशा यूजफुल लाइफ होगी। अगर कभी सवाल के अंदर इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ अलग अलग दे दिए जाएं तो हमने हमेशा यूजफुल लाइफ को लेना, इकोनॉमिक लाइफ हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। और अगर कभी सिर्फ लाइफ लिखा हो तो वो यूजफुल लाइफ ही होगी। अगर सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ लिख दे, यूजफुल लाइफ है ही नहीं, तो मजबूरन उसी को ही हमें यूजफुल लाइफ के तौर पे भी लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों में होता डिफरेंस है छोटा सा, ये मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है जी? जिस अरसे के लिए उसको मैन्युफैक्चरर ने बनाया है कि इतना अरसा ये चलेगा, असल जिंदगी उसकी। और यूजफुल लाइफ क्या है जी? बिजनेस की इंटेंशन उसको कितना अरसा इस्तेमाल करने की है, ठीक है। तो जिस दिन जितनी अरसा इस्तेमाल करने की नियत बिजनेस ने की है, उसके बाद भी ये एसेट इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बिजनेस ने इसको 5 साल बाद नॉर्मली बिजनेस क्या करता है, इसको बेच दिया करता है, ठीक है। ये बात समझ आई है? वापस आते हैं सवाल की तरफ। तो यकम जनवरी 13 को हमने जो एसेट खरीदा, इसकी यूजफुल लाइफ मतलब इसको इस्तेमाल करने की कितने अरसे की नियत की गई है? 5 साल। ये इसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है जी। अब सवाल में और तो कुछ नहीं बताया गया, उन्होंने सवाल इधर है नहीं, सॉरी, सवाल मेरे पास हार्ड में ही है आज, कल इंशाल्लाह इसको सॉफ्ट में कर लेते हैं। ये सवाल है हमारा। अब यहाँ से आगे हम थोड़ी वर्किंग शर्किंग सीख लेते हैं, बातें समझ लेते हैं, उधर फिर सवाल पूरा अलग से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी वर्किंग इधर ही कर लेते हैं। अच्छा, कंपनी ने 500 की एक बस खरीदी और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। इससे आगे अभी आपने कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब 5 साल अगर इसकी लाइफ है, हाँ एक लाइन पढ़ लें पॉइंट 1 के अंदर, वो क्या, फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। पॉइंट 1 में क्या कहता है? ऑन 31 दिसंबर 15 आ कंपेटिटर केम, ठीक है। अब ये 31 दिसंबर 15 पे कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 डेट्स फिलहाल जहन के अंदर हम रख लेते हैं। अगर 5 साल इसकी ज़िंदगी थी, ठीक है, तो फिर 500 डिवाइडेड बाय 5, हर साल की डेप्शन कितनी आनी है? 100, 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14 और 31 दिसंबर 15। तो इसका मतलब ये 3 साल ये बस डेप्रीशिएट हो चुकी है और 31 दिसंबर 15 पर इस बस की बुक वैल्यू जो है वो 200 रुपये है। ये बात समझ आती है? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है जी? बुक वैल्यू का मतलब रिमेनिंग लाइफ होता है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? हमारी किताबों में ये बस कितने पे पड़ी है, बुक्स के अंदर कितनी वैल्यू पे पड़ी है, रिटर्न डाउन वैल्यू को हो, कैरिंग वैल्यू को हो, कैरिंग अमाउंट को हो, एक ही चीज के ढेर सारे नाम है, ठीक है। तो हमारी किताबों के अंदर इस बस की कदर कीमत 200 रुपये, लेकिन इस दिन 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं आप, ठीक है जी। ये आप लोग ये खड़े, ठीक है। इस दिन खड़े होकर आपको पता चला कि एक कंपेटिटर आ गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एसेट आपको FIR 1 के अंदर इस स्टैंडर्ड पर आते हुए भी बात बताई जाती है, लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ ना आपको FIR 1 में, मैं पूरे FIR 2 में कहता रहा हूँ ना, ये उससे परेशान नहीं होना। जब मैं कहूँ आपने FIR 1 में पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं पढ़ रहे, बेसिकली वही बात मैं दोबारा बता रहा होता हूँ, शर्म दिलाते हुए, ठीक है ना। हाँ, शर्म दिलाते हुए कि पढ़ाया सीधे फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहरहाल 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास एक बस मौजूद है। ये बस आपका एक एसेट है, बोलो। अब कोई भी एसेट हो आपके पास तो उसके 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह आपको FIR 1 वाली एग्जांपल भी याद आएगी। मैंने आपको कहा था आपके पास अगर एक भैंस है, आप उसे 2 तरह के फायदे ले सकते हैं। या आप उसको रखें, उसको चारा पट्ठे डालें, ठीक है, खुद ना डालें, मुलाजिम रख लें, ठीक है, आप उसका दूध बेचें, एक इसका ये इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल क्या है? उसको आज ही बेच दें, कसाई के हाथ बेच दें, ठीक है। आपके पास एक कार है, आपने सोचा कि इस कार से मैं बिजनेस करता हूँ, आपने बिजनेस में वो कार इस्तेमाल की। उस कार के इस्तेमाल के आप 2 तरह के तरीके, 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस कार को। आपके पास कार पड़ी है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस के अंदर आपके पास कार है, आप उसको इस्तेमाल करके उससे कैश फ्लो लें, आप ऊबर पे चला दें, ऊबर पे चलेगी, एक ड्राइवर रखोगे, उसकी तनख्वाह खर्चा, पेट्रोल डालोगे खर्चा, टोल कहीं पे करना पड़ा खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, लेकिन उसके अगेंस्ट इनकम्स इनफ्लोज आएंगे, ठीक है, जो सवारियां बैठेंगी वो किराया देंगी। तो कार से 2 तरह के फायदे थे। ये बस है, बस से भी 2 तरह के फायदे आ सकते हैं।
ये बस आपको आज 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर दो तरह से फ़ायदा दे सकती है। या आप इस कार को आप अगले मजीद 2 साल जो इसकी रिमेनिंग लाइफ है इस्तेमाल करके इससे कैश फ्लोज कमाएं, या आप इस बस को आज ही बेच दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो बस मौजूद है, ये बस है, ठीक है जी, ये अच्छी है बस, ठीक है। इस बस के दो फायदे आपको आज मिल सकते हैं, दो तरह से ये फायदा आपको दे सकती है। या आप इसको अगले 2 साल यूज करें, ठीक है, या आप इसको आज की वैल्यू पर बेच दें, फेयर वैल्यू। ये क्या लिखा मैंने, ये क्या है जी, यूज करें या इसको सेल कर दें। क्या करें, इसको यूज करें अगले 2 साल या आज ही सेल कर दें। ठीक है, स्टैंडर्ड ने जो यूज करके फायदा कमाना है उसको कहा हुआ है, नाम दिया हुआ है वैल्यू इन यूज। क्या नाम दिया हुआ है जी, वैल्यू इन यूज। ठीक है, कि यूज करने से कितनी वैल्यू जनरेट होगी, यूज करने से ये एसेट हमें कितनी वैल्यू देगा। बात समझ आ रही है। और दूसरा फायदा क्या है जी, दूसरा फायदा ये है कि आप उसको आज ही बेच दें। अगर आप आज उसको बाजार में बेचेंगे तो आपको मिलेगी फेयर वैल्यू, लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू नहीं, आपको उससे कॉस्ट टू सेल माइनस भी करना पड़ेगी। बातें याद आ रही हैं। अब यहां पे आप मौजूद हैं 31 दिसंबर, आप छुप गए हैं, सॉरी, ये आप मौजूद हैं, ये आप खड़े हैं 31 दिसंबर 15 पे। आपको ये बस आज बिक कर फायदा दे सकती है या अगले 2 साल इस्तेमाल होकर फायदा दे सकती है। मेरा सवाल आपसे, अगर आप इसको आज ही बेचें तो ये कैश फ्लोज इसी दिन खड़े होकर आएंगे या बाद में आने, इसी दिन के। तो यानी आपने अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालनी हो तो ये कैश फ्लोज को आपको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इसको आज पे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये विदाउट डिस्काउंटिंग ही इस दिन की वैल्यू पर मौजूद, यहीं पर मौजूद है। लेकिन वैल्यू न्यूज का मतलब क्या है, अगले 2 साल इस्तेमाल होगी तो कैश फ्लोज भी अगले 2 साल में फैले हुए होंगे। तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करना है हमने, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इस वैल्यू न्यूज से कंपेरेबल नहीं होगी। सवाल खामोश हो तो नॉर्मली अज्यूम यही किया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर जितने कैश फ्लोज इनकर हुए हैं हम उनको साल के एंड पे अज्यूम करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जितने कैश फ्लोज आए उनको साल के एंड पे अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मज़े की बात यह है कि ये गाड़ी आज भी बिक सकती है, आज बिकेगी तो इसको ये वाले पैसे मिलेंगे, ऐसे ही है। आज बेच दें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ये है, लेकिन 2 साल इस्तेमाल करने के बाद अगर बेचें तो क्या 2 साल के बाद इस्तेमाल करके बेचने पर भी तो कैश फ्लोज मिलने हैं, नहीं मिलने हैं। ठीक है, अब अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इसकी निकालनी है आज खड़े होकर, ठीक है, तो वो तो सिंपल सी बात है, कितने पैसे लग रहे हैं कितने आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो एक तो यूज़ करने से आपको इनफ्लोज भी आएंगे और आउटफ्लोज भी होंगे। इनफ्लोज सवारियों से किराया, ये सवारियाँ बैठी हुई हैं, ये सवारियों का किराया, ठीक है, और आउटफ्लोज ये जो पेट्रोल जलेगा धुआं बन के निकलेगा, ये सारा पेट्रोल और सैलरी वगैरह ये खर्चे। तो ये नेट कैश फ्लोज आपको 2 साल में आएंगे और दूसरे साल के एंड पे ये बस बिक के भी आपको पैसे ला देगी। उस दिन भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो होगी, ये अगर आज खड़े होकर देख रहे होंगे तो ये 2 साल बाद की है, इसको फिर हमें डिस्काउंट करके लाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बातें रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ बातें याद आई। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर। अगर कंपेटिटर आ जाए, बात क्या कर रहे हैं, बात असल में ये चल रही है, ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है, पूरा आगे 36 में पढ़ाने नहीं लगा। ठीक है, कुछ तो बातें अब जो ज़रूरत के मुताबिक हैं सवाल करके रिवाइज कर रहे हैं। नहीं अब मैं इंडिकेटर्स पढ़ाने बैठ जाऊं ऐसा तो नहीं होगा, 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर लग जाता है उनको समझाते हुए। तो बड़ी सादा सी बात है कि आपको ख़तरा पड़ गया है कि ये जो बस आपकी किताबों में 200 आ रही है, शायद इसकी औकात 200 से नीचे ना चली गई हो। क्यों? ये पुरानी बस है, कंपेटिटर नई बस लेकर आ गया, सवारियां तो उस रूट पे वही थी, तो अब हो सकता है कि वो जदीद नई बस में बैठने के लिए हमें छोड़ दें। तो एक ख़तरा लाहक तो हो गया है।
कि हो सकता है हमारी ये बस अब हमें वो फ़ायदे ना दे जो कंपेटिटर के आने से पहले दे रही थी। ठीक है, ये बात समझ आती है। दूसरी बात, आज बेचने भी जाओ तो शायद इसकी वो वैल्यू ना निकले। ठीक है, अब जब कंपेटिटर आया तो हमें ये शक पड़ गया कि हमारी ये बस जो हमारी किताबों में 200 की बुक वैल्यू पर नज़र आ रही है, हो सकता है इसकी वैल्यू 200 से नीचे ना चली गई हो। तो ये चेक करने के लिए हम इस बस को एक टेस्ट से गुजारते हैं, जिस टेस्ट का नाम हमने रखा था IS 36 में इम्पेयरमेंट। क्या था जी? इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने के बाद लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, इम्पेयरमेंट टेस्ट करने लगे हम। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्या है जी? हम अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से जब गुजारते हैं तो हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है। ठीक है जी, हम बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, सिंपल, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट होती है इन दोनों में से हायर। ठीक है, मैं मिसाल लेता हूं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर ये एसेट इस्तेमाल हो तो इस्तेमाल होकर जो फायदे इसके अगले 2 साल आने हैं, चलने से उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और एंड पे बिकने से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये सारे कैश फ्लोज की अगर वैल्यू आज पर ले आए, ठीक है, तो ये बस हमें यूज होकर जो फायदा देगी, मिसाल के तौर पे वो फायदा है 196 रुपीज। ठीक है, और अगर इसको आज ही बेच दें तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इसकी जो है वो 180 है। तो मैक्सिमम फायदा इन दोनों में से क्या है? यूज। हालांकि यूज करके पैसे कमाना मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिलहाल हायर की बात ही करूंगा। ठीक है, ये यूज के कैश फ्लोज भी 2 साल बाद वाले नहीं है, इनको भी उठाकर इधर ले आए हम। ठीक है, अब हमने वैल्यू इन यूज निकाली, फिर कॉस्ट सेल निकाली। इनमें जो हायर है उसको कहेंगे कि इस एसेट से मैक्सिमम रिकवरी है। ठीक है, कोई अक्लमंद आदमी इन दोनों में से अगर डिसाइड करेगा तो हायर को ही लेगा ना। एसेट से अगर आपको फायदा 2 तरह का मिलना है, ठीक है, तो आप हायर फायदे की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? रिकवरेबल अमाउंट इज higher of value in use and fair value less cost to sell। ठीक है जी, इनमें से जो हायर होगा वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी। तो 196 हमारा क्या बन रहा है? मैं अभी सवाल की तरफ नहीं गया, वहां से हट गया, सवाल दोबारा वहां पे करते हैं एक बार। ठीक है ना, ताकि ये 2 बार बात रिवाइज हो जाए। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, कैश फ्लोज जो यूज से आने हैं वो बिखरे होने हैं अगले 2-3 साल पे। अगले 2-3 साल पर पड़े हुए कैश फ्लोज को आज की फेयर वैल्यू से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए ये जो बिखरे हुए कैश फ्लोज होंगे इनको हम उठाकर आज की वैल्यू पर लेकर आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सिंपल डिस्काउंटिंग या एन्युटी की डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम। तो जो वैल्यू यूज होगी वो भी इस दिन की होगी, लाइक विद लाइक का कंपैरिजन, और आज बेचकर फायदा लेना है वो भी इसी दिन का होगा। तो इनमें से जो हायर होगा वो हमारी क्या बन जाएगी? रिकवरेबल अमाउंट। तो हम रिकवरेबल अमाउंट को फिर कंपेयर करेंगे एसिड की बुक वैल्यू से। ठीक है, अगर एसिड की हमारे हिसाब से बुक वैल्यू कितनी थी? 200 ही है ना, एसिड की बुक वैल्यू 200 है ना, 500 माइनस 100 100 100 200 बुक वैल्यू है। एसिड की किताबों में वैल्यू 200 है। रिकवरेबल अमाउंट मैक्सिमम जितना मर्जी जोर लगा लो, इस एसिड से फायदा कितना आना है? 196 रुपए का। तो क्या फ्यूचर में ये लॉस नहीं होता नजर आ रहा? एक चीज अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं करती नजर आ रही। ठीक है, तो क्या हम इसको ओवरस्टेटेड रखें? क्या हम यूजर को धोखे में रखें? यूजर को धोखे में नहीं रखना, ये ओवरस्टेटेड पड़ा है। फ्यूचर के लॉस को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आज ही रिकॉर्ड करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बुक वैल्यू हायर हुआ करेगी रिकवरेबल अमाउंट से, किताबों में 200 पे नजर आ रहा है लेकिन पूरी औकात उसकी 196 की है, तो हम कहेंगे ये औकात से बाहर हुआ पड़ा है, ये फ्यूचर में हमें लॉस देगा। इसके तो 200 रुपये बुक वैल्यू भी इसकी नहीं बची है असल में, तो रिकवरेबल हो, यानी कि 200 रुपया भी हमें फ्यूचर में इससे रिकवर अब नहीं होना। ठीक है, तो इसको अभी से 196 पर ले आओ। तो अगर बुक वैल्यू ज्यादा हो जाए रिकवरेबल अमाउंट से, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि जी हमें क्या आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी, कितना आया? 4 रुपये। ठीक है, और अगर
हम दोबारा इसको लिखें, चलो इधर ही रहने दो फिर, आ गया। सिनेरियो यही रख लें, ठीक है, लेकिन हम इसको बदल दें। रिकवरेबल अमाउंट मिसाल के तौर पे हमारी आ जाती है जी 210 रुपये। तो क्या करें, 10 रुपये का गेन रिकॉर्ड कर लें। 10 रुपये का गेन हम कह रहे हैं जी, हमारी किताबों में 200 रुपये का एसेट आ रहा है। जब हमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की तो वहां से रिकवरेबल अमाउंट हमारी निकल आई 210 रुपये, यानी फ्यूचर में हमें इस एसेट से 210 की रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो 210 पे ले जाएं एसेट को उठा के, फ्यूचर के गेन को आज ही रिकॉर्ड कर लें। फ्यूचर के गेन को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने पे या तो इंपेयरमेंट लॉस इज या इज नॉट, याद आई कुछ बातें, ठीक है। यानी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएं तो या तो इंपेयरमेंट लॉस है या इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। इंपेयरमेंट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो दूसरी सिचुएशन क्या है, इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, नो इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है जी, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। थोड़ी बातें रिवाइज हो गई, अब इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। ये बातें कुछ ना कुछ समझ आ गई हैं। चलें अब डाटा ना मैंने आगे चेंज कर दिया था, इसलिए मेरे ख्याल में अब उस तरफ चलते हैं, अपना सवाल जो है वो नए सिरे से सॉल्व करते हैं ताकि ज़रा रिवीजन भी हो जाए सारी बातें, ठीक है। उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट ज़रा हाथ खड़े कीजिए जिन जिन के पास हैंडआउट्स नहीं है। आप ज़रा पॉज कीजिएगा आमिर में। अच्छा जी, तो ऐसा करते हैं, ज़रा बचपन से ही बात शुरू करते हैं, बिल्कुल बचपन से, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 1 जनवरी 2013 को जब हमने ये, कितना टाइम रहेगा था मैंने पूछा, 20 मिनट रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि 13 वाले साल की एंट्रीज आप मुझे पहले कर देंगे 30 सेकंड में। एसिड खरीदा उसकी एंट्री और साल के एंड पे डेप्रीशिएट हुआ, 30 सेकंड है आपके पास। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तब तक। 13 ना, डेप्रीशिएट कौन करेगा? मैंने कहा इस साल की एंट्री करो। जी बच्चों, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है या जिनको नहीं पता लग रहा क्या करना है वो अब देखें इधर। 1 जनवरी 2013 को हमने ये बस खरीदी, तो एंट्री हुई बस डेबिट, एसिड ही लिख लेता हूँ, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 13 पे ये एसिड डेप्रीशिएट होगा, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100 से, ठीक है, सही है। अगला साल आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14, बस तो फिर खरीदेंगे, डेप्रीशिएट तो फिर करेंगे ना, तो 31 दिसंबर 14 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100 से। तीसरा साल आएगा तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, इस साल में हम खड़े हैं इस वक्त, इसी साल के एंड पे ही हम हैं, इससे आगे आज नहीं जाएंगे, इस साल के एंड पे ही रहेंगे, अगले साल को डेप्रीशिएट भी नहीं करेंगे, वो फिर कल सिखाऊंगा। वैसे याद तो होगा ही आपको कि इम्पेयरमेंट के बाद कैसे डेप्रीशिएट होता है, लेकिन आज के सवाल में नहीं करवाऊंगा ये बात, ठीक है। अच्छा, फिर खरीदना तो नहीं पड़ेगा तीसरे साल जाके। अच्छा, डेप्रीशिएट कर लें, चलिए 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit 100। इम्पेयरमेंट
हर साल नहीं करते, इम्पेयरमेंट सिर्फ तब करते हैं जब कोई इंडिकेटर आ जाए, ठीक है। और इंडिकेटर इंटरनल भी होते थे, एक्सटर्नल भी होते थे। इस वक्त हमारे सामने एक एक्सटर्नल इंडिकेटर आया है, एक कंपेटिटर साहब तशरीफ ले आए हैं, जिस वजह से हम अपनी इस बस को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार के चेक करेंगे कि हमारी ये बस इम्पेयर तो नहीं होगी कहीं। वो डाटा ना, मैंने कैरिंग अमाउंट तक तो मैं शायद ठीक रहा था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर मैंने आगे डाटा ही सारा बदल दिया, ठीक है ना। तो इसलिए अब उसको छोड़ें, वो तो सिर्फ एक वैसे रिवीजन हो गई ना। अब ये 2 बार, ताकि एक सवाल 2 बार हो जाए, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखते हैं। अच्छा, अब जिस दिन कोई कंपेटिटर आया है वो ये दिन है 31 दिसंबर 15, ठीक है। 31 दिसंबर 15 टाइमलाइन तो यहां पर रख लेना सामने। ये कंपेटिटर साहब इस दिन तशरीफ ले आए हैं, तो इस दिन खड़े होकर हमने 2 चीजों को कंपेयर करना होगा। पहली चीज है बुक वैल्यू, दूसरी है रिकवरेबल अमाउंट। एक तो ये पता होना चाहिए कि हमने कंपेयर करना है बुक वैल्यू को और रिकवरेबल अमाउंट को। दूसरी बात, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए फिर 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरा वैल्यू इन यूज। इनमें से जो हायर हो वो बनती है रिकवरेबल अमाउंट। फिर रिकवरेबल अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो हम एसेट को कम करते हैं, और अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो कुछ नहीं करते, ठीक है। ये इंपेयरमेंट का टॉपिक है सारा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले तो वर्किंग वन ओपन करते हैं। वर्किंग वन हम क्या क्या करने लगे हैं, इंपेयरमेंट लॉस। फिर किसी ने बोला भाई नहीं इंपेयरमेंट टेस्ट, तो किसने दिल में तो बोला ही होगा, आपने बोला तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे। हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है ना, ठीक है। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर ये इंपेयरमेंट टेस्ट लग रहा है। ये इंपेयरमेंट टेस्ट किसने लगा रहे हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 15। क्योंकि इस दिन एक इंडिकेटर आया है, ठीक है। कि कंपेटिटर आ गया, हमें शक पड़ गया कि अब हमारी बस से वो लहरा वहरा नहीं रहनी, ठीक है। हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए, तो चेक कर लेते हैं कि हमारी बस जो है वो जितने पर किताबों में नज़र आ रही है, क्या उतना फ़ायदा भी हमें देती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में या नहीं, ठीक है। तो इंपेयरमेंट टेस्ट से बस को गुजारना है। भाई को जगा दो, बस हमारी, भाई को जगा दो। भाई जा, लाहौर आ गया भाई। आपने लाहौर उतरना है, कसूर जाना है लाहौर ही उतरना है, उतारना दें आपको यहीं पे। अच्छा, कहाँ थे आप जी, हैं? अच्छा, अब दोस्त तो सोया पड़ा होगा, तुम क्लास में सो रहे हो जी। उत्तर सुत्या देना। अच्छा चलो, ये एम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए हमें क्या क्या चाहिए जी, 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जो कह लो, और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। तो आसान काम सबसे ज़्यादा है भी यही, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट जो भी कह लो। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। हमारा ये एसेट कितने का था, 500 का, इसमें से कितनी डिडक्शन लेस कर दें, 300 कर दें इकट्ठी, या 100 कर दें, 100 100 100 या 100 × 3 कर लें, आपकी मर्जी है। बहरहाल ये एसेट किताबों में नजर आ रहा है 200 का। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 सबसे पहले आसान काम, आसान वाले नंबर लो, अपने एसेट की बुक वैल्यू निकाल लो। जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है उस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलें आगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने आपको कहा कि आप क्या निकालोगे, रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट जो होती है वो क्या है, इज हायर ऑफ, 2 चीजें थी। अब बताओ भला, उनका माइक भी बंद करवाया है फिर भी आवाजें आ रही। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल सही है, सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा जी, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और दूसरा है वैल्यू इन। अच्छा, अब जरा अपना सवाल आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां तक चलते चलते हमें बुक वैल्यू तो मिल ही गई थी,
अब आगे वो कहता है ऑन 31 नंबर .1 15 अ कंपेटिटर केम इन मार्केट सो वी डिसाइडेड टू चेक आवर बस फॉर इम्पेयरमेंट। चेक आवर बस फॉर इम्पेयरमेंट आगे टेस्ट नहीं लिखा होना चाहिए था, चलो अब लिखा गया। तो इधर आए जरा, जी अब इस दिन खड़े होकर हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है अपने एसेट को 31 नंबर 15 पे खड़े होकर। इस दिन इसकी बुक वैल्यू 200 आ रही है, वो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब इस दिन हमने क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट में बुक वैल्यू तो आ चुकी, सेकंड चीज क्या चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए दो कौन सी चीजें चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बहुत सिंपल निकल आया करेगा आसानी से, और वैल्यू इन यूज के लिए थोड़ा सा खपना पड़ेगा आपको, ठीक है। डाटा पढ़ते हैं। ऑन 31 नंबर 15 फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एनुअल इनफ्लोज फ्रॉम सवारियां। एनुअल इनफ्लोज मतलब हर साल, यानी 2 साल जिंदगी बाकी है तो फिर 2 साल ही होगा ना, 5 साल में ना हो जाना। एनुअल इनफ्लोज मतलब जितनी जिंदगी बाकी है उसमें अगर हम बस चलाएं तो हमें सवारियों से किराया कितना आएगा। तो कह रहा है हर साल 70 रुपए आएंगे। तो मैंने आपको यही कहा है कि आपने अज्यूम क्या करना होता है कि ये जो कैश फ्लोज हैं, जाहिर सी बात है साल के एंड पे सारी सवारी में तो किराया नहीं देना होता, वो तो जैसे से चल रही होती है बस किराया आ रहा होता है। लेकिन आपने अज्यूम करना होता है, सवाल खामोश हो तो इस सूरत में आपने साल के एंड पे कैश फ्लोज को अज्यूम करना होता है। तो 31 दिसंबर 16 पर 70 रुपये का इनफ्लो आएगा, 31 दिसंबर 17 पर आएगा, ऐसा ही है एनुअल जो कहा उसने, ठीक है। नेक्स्ट एनुअल आउटफ्लोज पेट्रोल एटसेट्रा 15 रुपए का खर्चा, इसमें पेट्रोल से ड्राइवर कंडक्टर की जो है वो तनख्वाहें, टोल वगैरह, मेंटेनेंस, वो उन्होंने इकट्ठा ही बता दिया, ठीक है। ये भी एनुअल बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपए और 60 रुपए जितनी जिंदगी, इसका मतलब 55 रुपए। क्या कह रहे थे आपने? अच्छा यार तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना यार, ये तो बड़ा मसला है जी, सॉरी। अच्छा ये 55 रुपए आपको मिलने, ठीक है, एक तो ये मिलना है। अच्छा उसके बाद आगे कहता है एट द एंड ऑफ लाइफ, अंडरलाइन करके लिखो, एट द एंड ऑफ 5 years। ये एट द एंड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, आज लाइफ एंड नहीं हुई, 3 साल गुजरे, 2 बाकी हैं अभी। तो कह रहा है एट द एंड ऑफ लाइफ बस कैन बी सोल्ड एट 25। ये मैंने आपको कहा था कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल एक इस दिन की है जो इंपेयरमेंट टेस्ट में यूज कर रहे हैं, और एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वो है जब लाइफ का एंड होना है। अगर हम यूज भी करें तो 5वें साल के एंड पे तो अल्टीमेटली हमने बेचना ही है ना, क्योंकि हमारा तो इरादा ही इसको 5 साल इस्तेमाल करने का था। तो अपनी लाइफ के एंड पर जो इसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल देनी है वो हमारी वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में आएगी, ठीक है। क्योंकि हमने यूज करके 2 साल जब बेचना है तो 2 साल के कैश फ्लो प्लस एंड पर बिकने वाले पैसे, ये सब वैल्यू इन यूज में आएगा। और अगर आज ही बेच दें तो वो अभी कैलकुलेशन का डाटा सामने आया नहीं, इसलिए मैंने उसको भी लिया नहीं है, उसका अलग से डाटा होगा, ठीक है। तो 5वें साल के एंड पर जाकर 25 रुपए देने पड़ेंगे, मिलेंगे, लेकिन उसके लिए 2 रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 3 कैश फ्लोज, हमें 3 कैश फ्लो नजर आ रहे हैं। एक तो है रिपीटिशन वाला, 55 रुपए चलाकर इस्तेमाल करके आने थे, और 23 रुपए लाइफ के एंड पर उसको बेचने से आएंगे। ये हमारी वैल्यू इन यूज है। वैल्यू इन यूज 55 जमा 55 कितना, 110 जमा 23 133। ये 133 हमारी वैल्यू इन यूज है, ये वैल्यू इन यूज नहीं है। ये कैश फ्लो 1 साल बाद का है, ये कैश फ्लो 2 साल बाद के हैं। हम इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं इस दिन खड़े होकर, इस दिन की बुक वैल्यू है, इस दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो इसी दिन की वैल्यू इन यूज होनी चाहिए ना। तो ये वैल्यू यूज वाली जो है अभी बिखरी पड़ी है अगले कई सालों में, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिस्काउंट करेंगे, ठीक है जी, डिस्काउंट करेंगे। इन सारे कैश फ्लोज को हम इसी दिन पर लेकर आएंगे, ठीक है जी। और इन कैश फ्लोज को यहां पर लाने के लिए डिस्काउंटिंग जो यूज किया करते थे आप बचपन में, 2 तरह की होती थी। एक होती है जी
एनवीटी की कैलकुलेशन, ठीक है। एनवीटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू पावर माइनस एन ओवर आई कर देते हैं, ठीक है जी। और अगर सिंपल डिस्काउंटिंग हो तो उसमें आप 1 प्लस आई रेज़ टू पावर माइनस एन। कब कब यूज़ करते हैं भाई, अगर आपकी रेंटल्स या इंस्टॉलमेंट्स या कैश फ्लोज कह लें, अगर कैश फ्लोज आपके एक रेगुलर इंटरवल के बाद हैं और सिमिलर अमाउंट के हैं तो आप एनवीटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। और अगर आपका कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स के हैं या अकेला कहीं पे पड़ा हुआ है तो उसको सिंपल डिस्काउंटिंग करके ले आते हैं। ये दोनों फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हैं, हमारी डिस्काउंटिंग ज़रा रिवाइज हो जाए। वैसे टेंशन ना लें, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लीजेस शुरू करेंगे, तो लीजेस में इंशाल्लाह बड़ी तफसील से हम ये रिवाइज करेंगे। डिस्काउंटिंग हमने हर सवाल में ही उसमें डिस्काउंटिंग करनी होती है, ठीक है ना, तो ये बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगी डिस्काउंटिंग। बहरहाल फ़िलहाल तो मैं आपको कह रहा हूँ ये दोनों फॉर्मूलाज लगा लेते हैं। क्यों 55 ये दो कैश फ्लोज ऐसे हैं, सिंपल डिस्काउंटिंग से भी हर एक को ला सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो दोनों फॉर्मूलाज यूज हो जाएं ताकि दोनों की आपको जब रिवीजन हो जाए, ठीक है। 55 सिमिलर कैश फ्लोज हैं और सिमिलर इंटरवल पे हैं, इनको एनवीटी के फॉर्मूला में ले आओ, ठीक है। और ये 23 ये तो हर साल नहीं आ रहा, ये तो एंड पे पड़ा हुआ एक ही बार, तो इसको सिंपल डिस्काउंटिंग वाले फॉर्मूले से ले आओ। तो जब हम ये 55 और ये 23 तीनों को इधर ले आएंगे तो फिर ये कहलाएगी वैल्यू इन यूज। तो हम वैल्यू इन यूज निकालने के लिए इधर देखें, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी ये देखें 55 हर साल वाला कैश नेट कैश फ्लो यूज से जो आना है इंटू 1 माइनस एंड पे लिखा हुआ है 0.5, 0.4 को छोड़ दो, 0.5 में लिखा हुआ डिस्काउंट रेट इज 12%, तो 12% डिस्काउंट रेट है, 1 प्लस 0.1 होता है ना 0.12, 12% अगर लिखना है रेट लिखेंगे तो 1 प्लस 0.12 होता है, तो उसको मैं 1.12 लिखने लगा फॉर्मूला में, ठीक है। तो 1.12 बेस टू पावर कितनी दफा ये कैश फ्लोज आ रहे हैं, 2 दफा आ रहे हैं, साल नहीं कहना, ये आगे जाके इंशाल्लाह प्रैक्टिस तो होगी इसकी। लीजेस में जाओगे ना, कभी 6-6 महीने बाद रेंटल जा रहा होगा, कभी 3-3 महीने बाद जा रहा होगा, कभी हर महीने जा रहा होगा, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि साल मत बोलो, यूं बोलो कितनी बार 55 आ रहा है, ताकि अभी से ये बात ज़हन में बैठ जाए ना, 2 बार आ रहा है, कितनी दफा आया, तो नंबर ऑफ 6 महीने बाद आता तो ये 6-6 महीने बाद अगर पैसे आ रहे थे तो ये 4 हो जाते हैं ना 2 साल में, तो मैं यहाँ पे 4 लेना पड़ता, लेकिन अभी तो जरूरत नहीं है। वैसे आपको बताया यहाँ पे एनवीटी के फॉर्मूला में आपने साल नहीं कहना, आपने ये कहना है ये 55 कितनी बार आया, तो कितनी बार आया, ये 2 बार आया, तो -2 डिवाइडेड बाय 0.12, ठीक है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, प्लस 23, अब ये अकेला पड़ा हुआ है, तो इसको 1.12 रेज़ टू पावर -2 करें, बताएं वैल्यू इन यूज कितनी आती है, 111, आंसर चेक कर लो, यही है। अच्छा, जिसको तसल्ली ना हो घर जाके वो तसल्ली के लिए 55 को सिंपल 1 साल डिस्काउंट करे सिंपल डिस्काउंटिंग से, अगले 55 को 2 साल पे सिंपल डिस्काउंट करे, 23 को 2 साल पे सिंपल डिस्काउंट करे, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों फॉर्मूला जरा रिवाइज करवाने थे आपको, ठीक है। ये क्या आ गया जी हमारे पास, वैल्यू इन यूज। समझ आती है बात कि ये 55 और ये 23, इनको अगर आज की वैल्यू पर लेकर आएंगे तो ये 133 नहीं बनेगा, 133, क्योंकि देखो ना कल का 100 आज का शायद 80 है, आज वाला 100 कल का 120 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो सेम लाइक का कंपैरिजन होना है। इस दिन फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल और इस दिन वैल्यू इन यूज में से जो हायर होगा वो इस दिन की रिकवरी बनेगी और इस दिन की बुक वैल्यू से उसको हमने कंपेयर करना है, हर चीज इस दिन, ठीक है। तो हम वैल्यू इन यूज निकाल सके, कोई मसला, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमें चाहिए क्या चीज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इस दिन की। तो पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है इफ वी सेल बस टुडे दैट इज ऑन 31 दिसंबर 15, इफ वी सेल बस टुडे यानी 31 15 में बेचेंगे तो क्या होगा, फेयर वैल्यू कितनी है 130 और कॉस्ट टू सेल कितनी है 14, तो
तो फिर हायर क्या है? इतनी टेंशन लेने के बाद वैल्यू यूज तो यूज ही नहीं हुई। चलो खैर कोई बात नहीं, बाहर ये करना होता है, हमें क्या पता, और नंबर भी होते हैं इसके, ठीक है। तो इन दोनों में से हायर क्या है? 116 है। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई जी? 116। अब मुझे बताओ किस सिचुएशन पे पहुंचे हम? रिकवरेबल अमाउंट, बुक वैल्यू 200 है और रिकवरेबल अमाउंट 116 है। रिकवरेबल अमाउंट कम है, एसेट औकात से बाहर हुआ पड़ा है, फ्यूचर में इतने रिकवर ही नहीं होने जितने को नजर आ रहा है, ओवर सेटेड है, ले आओ 116 पे, यानी इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस स्टेप 3 में हम निकालेंगे इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है जी। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा? 84 का। अच्छा, और अगर हम ये सारी कैलकुलेशन करते हो, यहाँ पे 210, 15, 20, 200 से ऊपर की फिगर आ जाती तो यहाँ पे गेन नहीं आना था, जीरो आता। लेकिन आज के सवाल में ये क्या है? 84 का लॉस आ गया, ठीक है। यहाँ तक को मसला। चलिए अब छोटी सी बात कर दूं, जरा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लें, उसके बाद सवाल भी आपके लेता हूँ, नोट भी आप बाद में ही करना, ठीक है। सवाल पूछ लो, वैसे सवाल अपना। ये वाला, हाँ तो ये एक ही दफा आया है। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आ रहा, एक मिनट, और यार एक मैं उसका सवाल है उसको कर लेने दो। आप मेरे ख्याल से इस 2 की बात कर रहे हैं। आज नहीं है हो रहा सही, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ क्योंकि क्योंकि हमने 2 साल इस्तेमाल करके ये पैसे कमा के फिर दूसरे साल के एंड पे बेचना है, यानी 5वें साल के एंड पे हम इसको देखो ना, 2 ऑप्शन मैंने कहा है, या आज बेच दो या इसको इस्तेमाल किए जाओ। अब 5 साल यूजफुल लाइफ 3 इस्तेमाल हो चुका था, 2 बाकी है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? आज ही इसको बेच दें या अगले 2 साल इस्तेमाल करके फिर बेच दें। तो ये तो एक बिकना तो एंड में ही जा गया ना, एक ही बार आना है, ठीक है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? ये रेजिडुअल वैल्यू की तरह से वो लाइफ के एंड पे जो पैसे मिलने हैं हमें, वो लाइफ के एंड वाले पैसे एक ही बार लाइफ के एंड पे आने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ी है, बस नाम बदल जाना है। हम क्या कहेंगे जी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 84, ठीक है। ये एंट्री भी इसकी रिवाइज हो गई। अब जल्दी से इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आते हैं और फिर आप तशरीफ ले जाएं घर, लेकिन कैमरा ऑन रखना है आपने, चाहे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। मैंने अभी उनके सवालों का जवाब देने जाना है, तो बोर्ड नजर आए उनको, आप लोगों को भी उठने की याद नहीं होगी जब तक मैं फ्री ना करूँ। अच्छा, वैसे लीगल टाइम कितना बाकी है? अभी लीगल 5 बाकी है। कमाल, 2 मिनट में ये 4 मिनट उधर, कोई हिलेगा नहीं क्योंकि बोर्ड नजर नहीं आएगा उन बच्चों को, मैंने उनके सवालों के जवाब देने जाके, ठीक है। अच्छा जी आमिर भाई, आपने ना कोई, मैं उधर से माइक चलाऊंगा ये बंद करके, फिर मैं वहां से कहूंगा ना राइट साइड पे ले जाए, लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रीसिएशन आएगी कि नहीं आएगी? डेप्रीसिएशन आएगी 2015, 14, 13 जी। डेप्रीसिएशन तो हर साल कितनी है? 100। डेप्रीसिएशन माइनस का साइन लगा दो, ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही होता है, लगाना चाहो तो लगा। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस है 84 भाई। इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं आना हर साल, जिस साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा सिर्फ उसी दिन एक ही साल नजर आ रहा है। ये बात समझ आई? कंफ्यूजन लग रहा है मुझे ऐनक वाले भाई आपको? नहीं, तुम ऐनक वाले थोड़ी अकेले बैठे हो, तुम्हारे से आगे, उससे आगे, उससे आगे एक भाई बैठे हैं जी। सही है, क्लियर है? वाइट शर्ट, ओके। अच्छा जी, उसके बाद बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट प्रेजेंट होता है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस,
ज़रा अच्छा है, मैं उधर जाके चेक भी कर लूँगा बोर्ड पे कितना को नज़र आता है। चुप करके बैठे घूमोगे ज़रा ये जी। 13, 14 और 15। कॉस्ट तो हर साल 500 ही रहनी है, बैलेंस शीट ही है। बुक वैल्यू इन तीनों का डिफरेंस लेंगे, नीचे बुक वैल्यू ही बचेगी, लिख देता हूँ बुक वैल्यू, ठीक है जी। कॉस्ट 500 ही रहनी है, ठीक है। डेप्रीसिएशन 2013 में 100, 2014 में ये 100 पिछले साल वाला और इस साल वाला 100 मिलकर 200, और ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस 84, ये कितने पे आ गया? 400, 300, हाँ 200 पे नहीं रहा। अब एसेट हमारी बुक्स के अंदर हमारा कितने पे आ गया? 116 पे, क्योंकि हमने 84 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ें, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा इधर देखें, रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है, ये वाला डिब्बा रिक्वायरमेंट था सिर्फ, ठीक है। ये एंट्रीज और ये एक्सट्रैक्ट्स जो हैं ये एडिशनल हो गया काम, ठीक है। होमवर्क में भी आज सिर्फ यही क्वेश्चन है। तो ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, लेकिन आप लोग बैठे रहें हाइब्रिड वालों के क्वेश्चन के आंसर करने में। अल्लाह हाफिज़।